अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा स्टेट स्पेस एनालिसिस के बारे में है, जो कि कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमें बहुत से यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, उसके बारे में हम एक दो एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। डेफिनेशंस और एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो तीन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसमें। एक है स्टेट, इट इज़ द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विच समराइजेज द हिस्ट्री ऑफ अ सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू। ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल है जो हमें सिस्टम की हिस्ट्री बताता है, और साथ ही हम उसके बेस पे जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सिस्टम है कि अगर हम इसे ये इनपुट प्रोवाइड करें तो हमें कौन सा आउटपुट फ्यूचर में मिलेगा, ये हमें स्टेट से पता चलता है। सेकंड जो है वो है स्टेट वेरिएबल, द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास एक सेट है वेरिएबल का जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, स्टेट के डेफिनेशन में हमने कहा कि अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विच समराइज द हिस्ट्री। तो ये जो वेरिएबल्स हैं जो स्टेट को डिफाइन करती हैं, उन वेरिएबल्स को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर होता है या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है, वो उस सर्किट की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट वेरिएबल्स होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है स्टेट वेक्टर। It is a vector that contains state variable as elements। तो state variable को अगर हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें तो उसको हम उस मैट्रिक्स को हम स्टेट वेक्टर कहेंगे। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर होता है या मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। अब आते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस की एडवांटेजेस की तरफ। तो एनालिसिस इज डन बाय कंसिडरिंग इनिशियल कंडीशंस। इसमें हमारे पास सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, और जो स्टेट इक्वेशंस होती हैं, जो आउटपुट इक्वेशन होती है, उसकी हेल्प से और इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से हम इसका जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं उस किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। मोर एक्यूरेट देन ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन की निस्बत ये ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। ट्रांसफ़र फंक्शन में एजम्पशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से वो इतना एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देता जितना स्टेट स्पेस एनालिसिस से हमें मिलता है। एनालिसिस ऑफ मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम आर इजी। जो हमारे पास मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स होते हैं, उसका एनालिसिस हमारे पास इसमें आसानी से हो सकता है। ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रोलेबिलिटी। आगे इस लेक्चर में भी हम देखेंगे कि जो स्टेट स्पेस एनालिसिस हैं या स्टेट वेक्टर्स हैं, जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये हमें कंट्रोलेबिलिटी किसी भी सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे हम किसी भी सिस्टम का कंट्रोलेबल होना या ऑब्जर्वेबल होना न होना ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल डायनामिक सिस्टम। सारे डायनामिक सिस्टम को हम स्टेट स्पेस एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं और उसके एनालिसिस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि इसमें जो है ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस वगैरह जो होती हैं वो दरकार होती हैं। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक है और
कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज़्यादा दरकार होती हैं। अब आते हैं स्टेट मॉडल की तरफ। द आउटपुट एंड स्टेट इक्वेशंस आर कलेक्टिवली नोन एज स्टेट मॉडल। अगर कोई भी सिस्टम गिवन हो तो उसके हम दो तरह के इक्वेशंस निकालते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस में। एक होते हैं आउटपुट इक्वेशंस और दूसरी हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट इक्वेशंस। तो स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है और वो है स्टेट मॉडल। तो अगर हमें कोई सिस्टम गिवन हो और उसके हम ये दो तरह के इक्वेशंस कैलकुलेट कर ले तो हमने उसका स्टेट मॉडल बना लिया। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम दिया हुआ है जिसके एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं और एक से ज़्यादा आउटपुट्स हैं। ये x1 ऑफ टी x2 ऑफ टी ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं, स्टेट्स हैं। और u1 ऑफ टी u2 ऑफ टी हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं। और जो हमारे पास आउटपुट है वो y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, एक से ज़्यादा इनपुट्स है, एक से ज़्यादा आउटपुट्स हैं। तो इसके लिए अब हम इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट इक्वेशंस भी निकालेंगे और स्टेट इक्वेशंस भी निकालेंगे। तो इसके जो दो आउटपुट्स है उसके लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे और उन इक्वेशंस को हम आउटपुट इक्वेशंस कहेंगे। हमारे पास जो दो आउटपुट्स हैं वो है y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आउटपुट होता है वो इनपुट और स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब जो कंट्रोल सिस्टम की पास्ट हिस्ट्री होती है वो स्टेट हमें बताता है। तो ये इनपुट्स के साथ मिला के आउटपुट बना रहे होते हैं। तो y1 ऑफ टी हमारे पास क्या होगा, इन स्टेट्स और इन आउटपुट्स का सम होगा। स्टेट्स के साथ अलहदा से कांस्टेंट्स होंगे और इनपुट्स के साथ अलहदा से कांस्टेंट्स होंगे। स्टेट वाले जो कांस्टेंट होंगे उसको हम c से डिनोट करते हैं और जो हमारे पास इनपुट के कांस्टेंट है उनको हम d से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं y1 ऑफ t के लिए इक्वेशन क्या बनती है। वो है c11 x1 ऑफ t। ये जो c11 हमने लिखा हुआ है c के साथ 11 सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये y1 और x1 दोनों यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 11 है तो c के साथ भी 11 आएगा। अब यहाँ पे c12 में y के साथ 1 है और x के साथ 2 है तो यहाँ पे हमारे पास c12 बनेगा। और इसी तरह d11 जो है u1 और y1 का दोनों के 1s मिला के d11 बन गया। और इसी तरह d12 u2 और y1 का जो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है वो हमारे पास बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम y2 के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे। उसमें भी हमारे पास c1 c21 c22 d21 और d22 कोएफिशिएंट्स आएंगे। स्टेट के लिए अलहदा है और इनपुट्स के लिए अलहदा है। अब इन इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो y1 y2 को हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और यहाँ पे y1 ऑफ t और y2 ऑफ t का ये मैट्रिक्स आ गया। ये जो हमारे पास c कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसको c मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमने एक मैट्रिक्स में चारों कोएफिशिएंट्स लिख लिए। अब इनसे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ये स्ट्रेट वाला मैट्रिक्स x1 और x2 इन चारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में जो स्टेट वेक्टर या मैट्रिक्स हैं वो हमने लिख लिया। प्लस यहाँ पे जो d है, d वाले कोएफिशिएंट्स है उसको हमने d मैट्रिक्स में डाल दिए और मल्टीप्लिकेशन में हमने u1 और u2 को यहाँ पे लिख दिया।
अब इस मैट्रिक्स वाले इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जो y का मैट्रिक्स है उसको हमने क्या कह दिया, y ऑफ t, और जो c का मैट्रिक्स है वो उसको हमने कैपिटल C से डिनोट किया। x1 और x2 का जो मैट्रिक्स है उसको हमने x ऑफ t का नाम दे दिया, और जो हमारे पास u1 u2 का मैट्रिक्स है उसको हमने u ऑफ t कह दिया, और जो d कोएफिशिएंट्स हैं उसको हमने कैपिटल D से डिनोट किया। तो ये सारे हमारे पास दरअसल क्या है, मैट्रिसेस हैं। y ऑफ t हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें ज़्यादा आउटपुट्स होंगे। इसी तरह ये जो c है ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, d u सारे हमारे पास क्या होंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे। जो स्टेट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होते हैं, ये x1 और x2 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टेट इक्वेशन लिखने के लिए हम इस x1 और x2 का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब x डॉट 1 ऑफ 2t और जो x2 डॉट ऑफ t इज कॉल्ड स्टेट इक्वेशन। ये इसके इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास स्टेट इक्वेशन कहलाएंगे। अब स्टेट इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो ये एक होता है प्रेजेंट स्टेट, एक होता है नेक्स्ट स्टेट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो प्रेजेंट और इनपुट पे डिपेंड करता है। तो ये जो डेरिवेटिव हम इसका लेते हैं ये असल में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट होता है। तो डेरिवेटिव वाले इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास क्या होंगे, ये dx1 ऑफ t डिवाइडेड बाय d ऑफ t और dx2 ऑफ t डिवाइडेड बाय d ऑफ t, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इसके इक्वेशन अगर हम लिख लें तो ये स्टेट इक्वेशंस कहलाएंगी। अब ये डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे, और वो है x1 ऑफ t x2 ऑफ t, और इनपुट्स पे u1 ऑफ t और u2 ऑफ t। इसके साथ जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट के कोएफिशिएंट्स होंगे वो हमारे पास a11 a12 और a21 a22 होंगे, और जो इनपुट के कोएफिशिएंट स्टेट इक्वेशन के लिए होंगे वो b11 b12 b21 b22। ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन के जो इनपुट्स हैं वो उसके कोएफिशिएंट्स हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमने लिख लिए स्टेट इक्वेशन जिस तरह हमने आउटपुट इक्वेशंस लिखे थे। अब इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये जो x1 डॉट और x2 डॉट है इसको हमने एक मैट्रिक्स में लिख लिया, जो a कोएफिशिएंट है उसको हमने a मैट्रिक्स में लिख लिया, और जो स्टेट है प्रेजेंट स्टेट वो हमारे पास क्या है, जो x1 x2 है वो उसको हमने x में लिख लिया, x ऑफ t वाले मैट्रिक्स में, और जो b11 b2 b12 सारे कोएफिशिएंट उसको हमने b मैट्रिक्स में लिख लिया, और u1 और u2 को हमने अलग मैट्रिक्स में लिख लिया। तो इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो हमारे पास ये जो x प्राइम ऑफ t है ये इस x1 डॉट और x2 डॉट वाले वेक्टर या मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो कैपिटल A है ये कोएफिशिएंट A वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो कैपिटल X ऑफ t है ये हमारे पास क्या है, x1 और x2 वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो b है ये b कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। u1 u2 को रिप्रेजेंट करने के लिए u ऑफ t हमारे पास इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें अगर कोई मॉडल गिवन हो, मतलब कोई इनपुट आउटपुट्स हमें गिवन हो, तो उससे हम आसानी से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। प्रेजेंट स्टेट हमें पता हो तो हम आउटपुट इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली स्टेट मॉडल कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें एक RLC नेटवर्क दिया हुआ है और हमने इसका स्टेट मॉडल बनाना है, मतलब इसके स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशंस हमने लिखने हैं। तो
यहाँ पे एक बात आप लोगों को सर्किट से पता चल जाएगी कि ये जो V नॉट ऑफ t है, जो कि आउटपुट इक्वेशन है हमारे पास, आउटपुट वेरिएबल है हमारे पास, वो है क्या है, Vc ऑफ t है दरअसल, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो अब इस पे अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये KVL इक्वेशन है इस नेटवर्क के लिए। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है 1/c इंटीग्रल ऑफ I ऑफ t dt। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव हमने निकाल लिए इस वोल्टेज के। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, नीचे c आ जाएगा। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस दोनों जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनके निकाल लिए। I ऑफ t हमारे पास स्टेट वेरिएबल था और Vc ऑफ t दोनों स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो इनके डिफरेंशियल फॉर्म हमने निकाल लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन बन रही है, एक ये वाली इक्वेशन बन रही है। अब इसका अगर हम स्टेट वेक्टर लिखना चाहे इन्हीं इक्वेशंस का या इस नेटवर्क के लिए, तो हमारे पास स्टेट वेक्टर होता है, स्टेट वेरिएबल से बनता है। स्टेट वेरिएबल हमारे पास क्या है, I ऑफ t और Vc ऑफ t दोनों स्टेट वेरिएबल है, तो उसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास स्टेट वेक्टर आ जाता है। अब डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर जो हमारे पास, जिससे हमारे पास स्टेट इक्वेशंस भी बनते हैं, वो हमारे पास इन दोनों का डेरिवेटिव का एक वेक्टर होगा। तो di ऑफ t डिवाइडेड बाई dt और dvc ऑफ t डिवाइडेड बाई dt। अब हमने अगर स्टेट इक्वेशंस लिखने हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट इक्वेशंस क्या आएंगे, स्टेट इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म से बनते हैं। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म के इक्वेशंस हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो I ऑफ t है और Vc ऑफ t है, ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो आप लोगों को याद होगा पिछले स्लाइड में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये जो x वाला वेक्टर आ रहा था, ये हमारे पास क्या आ रहा था, स्टेट वेरिएबल्स आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं I ऑफ t Vc ऑफ t। तो ये x1 ऑफ t हो गया, ये x2 ऑफ t हो गया। ये वो c वाले कोएफिशिएंट है, c नहीं बल्कि जो हमारे पास a वाले कोएफिशिएंट्स थे, ये वो है a11 a12 a21 a22। तो ये हमारे पास आ गया I ऑफ t Vc ऑफ t। तो I ऑफ t के साथ इधर आ रहा है -r/l, और यहाँ पे I ऑफ t के साथ आ रहा है, ये इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 1/c आ रहा है। तो ये I ऑफ t के कोएफिशिएंट्स इधर आ गए। अब Vc ऑफ t के साथ इस इक्वेशन में आ रहा है 1/l माइनस 1/l, और यहाँ पे इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 है। प्लस जो Vi ऑफ t है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। इनपुट को हमने जो पिछली स्लाइड है इसको हमने U से डिनोट किया था। तो यहाँ पे एक इनपुट है, दूसरा इनपुट नहीं है। तो U1 ऑफ t हमारे पास सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो U2 ऑफ t है ये 0 है। तो यहाँ पे एक ही इनपुट है और वो है Vi ऑफ t। तो Vi ऑफ t के साथ यहाँ पे 1/l आ रहा है, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। तो 1/l और 0, ये हमारे पास क्या है, इसका स्टेट इक्वेशन है इस नेटवर्क के लिए। अब y का जो इक्वेशन होता है वो आउटपुट इक्वेशन होता है, और आउटपुट हमारे पास क्या है, इधर जो I ऑफ t है और Vc ऑफ t, ये दो आउटपुट्स हैं इस सर्किट्स के। तो यहाँ पे I ऑफ t और Vc ऑफ t स्टेट वेरिएबल्स हैं, उनके साथ क्या क्या आ रहा है, 0 और 1। तो ये जो 0 और 1 आ रहा है हमारे पास, चूँकि आउटपुट है V नॉट ऑफ t, एक ही आउटपुट है, तो यहाँ पे वो Vc ऑफ t के इक्वल है। तो I ऑफ t को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 0 प्लस Vc ऑफ t। तो हमारे पास y इक्वल हो जाएगा Vc ऑफ t के। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज के इक्वल है Vc ऑफ t। तो ये आउटपुट इक्वेशन आ गई।
अब यहाँ पे अगर इसको हम एनालाइज करें तो a जो हमारे पास था पिछले स्लाइड में, अगर आप लोग जाके देखें तो a हमारे पास ये जो स्टेट इक्वेशन था इसमें जो ये कोएफिशिएंट थे a11 a22 ये सारे क्या थे, a मैट्रिक्स बना रहे थे। तो यहाँ पे स्टेट इक्वेशन हमारे पास ये है, तो ये a11 a12 a21 और a22 ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया। अब जो ये वाला मैट्रिक्स था ये B आ रहा था, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा था ये C मैट्रिक्स था, ये जो कोएफिशिएंट्स थे Y जो आउटपुट इक्वेशन में हमारे पास आ रहे थे ये C वाले मैट्रिक्स। तो यहाँ पे C वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये है और D कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब कोई इनपुट दूसरा है ही नहीं, तो D हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 आ गया। अब आते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की तरफ। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई द लीनियर होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। लीनियर होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है, तो जो भी मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके जो फॉर्म है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट फाई ऑफ टी बी द n बाई n मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, देन इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अगर हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को फाई ऑफ टी से डिनोट कर ले, जो कि हमारे पास n बाई n मैट्रिक्स है, तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के डेफिनेशन में हमने देख लिया कि ये इक्वेशन 1 को यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे x ऑफ t को पुट कर लें, x ऑफ t की जगह फाई ऑफ t को पुट कर लें, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। तो ये फाई ऑफ t इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तभी ये हमारे पास क्या होगी, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जो लेट सपोज हमारे पास जो x ऑफ t है उसका इनिशियल कंडीशन मतलब t टाइम इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू है x ऑफ 0। तो हमारे पास जो फाई ऑफ t है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी कि x ऑफ t इज इक्वल टू फाई ऑफ t इंटू एक्स ऑफ 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो फाई ऑफ टी जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो एक लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इस इक्वेशन का अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले, ये जो इक्वेशन 1 आ रहा है हमारे पास, इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म से हमारे पास ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ एस। अब अगर ये हमारे पास है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, और सारा जो यहाँ पे डेटा है ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ एस को एक साइड पे ले गए, ये यहाँ पे एक एक्स ऑफ एस आ रहा है ए के साथ, एक यहाँ पे एस के साथ आ रहा है, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये एक्स ऑफ एस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और ये ए वाली जो टर्म है ये इस साइड पे आएगी, एक्स ऑफ 0 इस साइड पे आ जाएगा। तो इसे कॉमन लेंगे तो आएगा s माइनस ए। अब s के साथ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सारा डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो एस आई माइनस ए एक्स ऑफ एस के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, हम उसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इस पे इन्वर्स आएगा। तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन करके ये वाली मैट्रिक्स आ रही है, ये वाला इक्वेशन बन रहा है जो कि इक्वेशन 3 है। अब इसी इक्वेशन का अगर हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास ये एक्स ऑफ टी बन जाएगा और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए इन्वर्स इंटू एक्स ऑफ 0। एक्स ऑफ 0 तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो लेप्लास हमारे पास सिर्फ इस पे है, अप्लाई होगा।
तो ये हमारे पास क्या है, ये जो लैप्लास इन्वर्स है वाली फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। इस इक्वेशन 4 को अगर हम कंपेयर कर लें इक्वेशन 2 के साथ यहाँ पे, तो x ऑफ t लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पर भी x ऑफ t लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे एक x ऑफ 0 है और दूसरा ये मैट्रिक्स है। इधर भी राइट हैंड साइड पे एक x ऑफ 0 है और दूसरा फाई ऑफ t है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाई ऑफ t है ये हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल आ गया, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाई ऑफ t जो है, जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, वो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए होल इन्वर्स, इसका ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गई। अब इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर इनिशियल कंडीशन पे हम देखें, मतलब फाई ऑफ 0 देखें, t की जगह 0 पुट करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो a है ये 0 हो जाएगा और हमारे पास फाई ऑफ 0 सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जो फाई इन्वर्स ऑफ t है वो इक्वल होगा फाई ऑफ माइनस t के। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो फाई t माइनस t1 मल्टीप्लाइड बाय फाई t1 माइनस t0, मतलब t1 से t0 के दरमियान t1 आ रहा है, t2 से t0 के दरमियान t1 आ रहा है। तो अगर हमें ये एक कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन कर सीरियल वे में मल्टीप्लिकेशन आ रही है, मतलब t2 से माइनस हो रहा है t1 और फिर फाई ऑफ t1 से माइनस हो रहा है t0, तो ये इक्वल होगा डायरेक्ट, हम इसका जो ये फाइनल पॉइंट और ये जो इनिशियल पॉइंट है, हम इसका एक मल्टीप्लिकेशन मतलब एक ही उसमें लिख लेंगे फाई के अंदर, फाई t2 माइनस t0 इसके इक्वल हो गया। अब इसके ऊपर एक कोई पावर आएगी k की, तो वो अंदर t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब फाई ऑफ t का पावर k लेंगे तो वो इक्वल होगा फाई k ऑफ t के। फॉर k पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे एक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई एक एग्जांपल गिवन है, उसमें कहा गया है डिटरमाइन द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं जो कि असल में हमारे पास क्या है, स्टेट इक्वेशंस है और आउटपुट इक्वेशंस हैं। इससे हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने को कहा गया है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने देख लिया कि फाई ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए होल इन्वर्स। तो ये हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड पे सब कुछ गिवन है इसको हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इस स्टेट इक्वेशन को देख ले तो हम इससे ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स बन रहा है, ये 1 0 1 1, और जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है ये 1 1 वाला, ये बी मैट्रिक्स बनता है। तो इसको हमने बी मैट्रिक्स से डिनोट करके लिख लिया। अब जो सी मैट्रिक्स है वो वाई वाले इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होते थे सी, तो ये हमारे पास सी वाली इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एस आई माइनस ए, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो एस आई माइनस ए, एस हमारे पास लैप्लास का वेरिएबल है और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इधर 0 0 होता है और ये यहाँ पे जो एस एस लिखा है ये 1 1 है। तो इससे अगर एस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एस 0 0 एस क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर एस की जगह 1 होता है, तो उससे एस मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 की जगह एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास एस आई बन रहा है ये वाला मैट्रिक्स। माइनस ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 0 1 1, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा s माइनस 1 0
-1 और s -1। हर एक एलिमेंट से ये फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से। तो ये हमारे पास एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन से ये वाली मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स कौन सी है? Si-A। अब हमने इस होल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। क्योंकि हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऊपर लगेगा और नीचे इस मैट्रिक्स का मॉड होगा, उस पर डिवाइड होगा। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, इन दोनों की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगी। मतलब ये एलिमेंट इधर आ जाएगा और ये एलिमेंट इधर आ जाएगा, और इन दोनों एलिमेंट्स के जो -1 और 0 है, इन दोनों एलिमेंट्स के साइंस चेंज होंगे। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो कि सेम है तो ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। ये इधर आ गया, ये उधर आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों के साथ अगर हम देखें तो इनके साइंस चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये s -1 और s -1 दोनों सेम है, तो अगर पोजीशन चेंज भी हो जाए तो यही आएंगे। इन दोनों के साइन चेंज होंगे। यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे 1 आ गया, और 0 के साथ साइन नहीं होता, वो 0 ही रहता है। तो ये एडजॉइंट ऑफ Si-A हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मॉड ऑफ Si-A मतलब मॉड क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। 2×2 मैट्रिक्स है तो ये A D मल्टीप्लाई होंगे -BC मल्टीप्लाई होंगे। तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये s -1 और s -1, ये s -1 होल स्क्वायर माइनस BC। B 0 है तो इसके C के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 देगा, तो -0 और s -1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो मॉड है Si-A का वो आ गया s -1 होल स्क्वायर। अब इन्वर्स में ये वैल्यूज पुट करेंगे, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मॉड। तो ये एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मॉड आ गया। अब ये सारे एलिमेंट्स इस मॉड पे डिवाइड होंगे, तो ये इसके डिवीजन में भी आएगा, इसके डिवीजन में भी आएगा, इस एलिमेंट के डिवीजन में भी आएगा, और इस एलिमेंट के डिवीजन में भी ये मॉड आएगा। तो ये हो जाएगा 1/s -1, ये 0, ये 1/s -1 होल स्क्वायर, और ये 1/s -1। अब इसका लेप्लास इन्वर्स लेंगे। ये जो डेफिनेशन है phi ऑफ t इक्वल है लेप्लास इन्वर्स ऑफ Si-A होल इन्वर्स। तो ये मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसका इन्वर्स लेप्लास लेंगे। इन्वर्स लेप्लास जब हम इसका लेंगे तो ये 1/s -1 का लेप्लास इन्वर्स e⁻t आता है। 0 का 0 आ गया, ये स्क्वायर है तो इधर साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻t, और यहाँ पे भी e⁻t आ गया। तो ये हमारे पास आ गया स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये दरअसल हमें क्या बताता है? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें फ्री रिस्पांस बताता है, सोर्स फ्री रिस्पांस जो हमने पढ़े थे RLC सर्किट्स में। तो ये हमें वो सोर्स फ्री रिस्पांस, या जिसको हम नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं, मतलब इनिशियल कंडीशंस से एक्साइटेशन होती है उस सर्किट की, और उसका जो रिस्पांस होता है वो हम देखते हैं कि क्या आता है। तो वो नेचुरल रिस्पांस हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से बआसानी पता चल सकता है। ये एक असाइनमेंट है, बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया है। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करानी है। आज असाइनमेंट इसकी अपलोड हो जाएगी। अब आते हैं कंट्रोलेबिलिटी की तरफ कि हम स्टेट स्पेस एनालिसिस में कंट्रोलेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोलेबिलिटी होती क्या है। अ कंट्रोलेबल सिस्टम, अ कंट्रोल सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल if the initial states of the control system are transferred to some other desired states by a controlled input in finite duration of time। कंट्रोल सिस्टम तब कंट्रोलेबल होता है अगर इसके जो इनिशियल स्टेट्स हैं उसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है किसी और डिज़ायर्ड लेवल पे ले जा सकें। और ये कैसे लेके जाएंगे? अगर हम इनपुट में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी सी चेंज करें और उससे हम आउटपुट की डिज़ायर्ड स्टेट्स जो हैं ये हम हासिल कर सकें। मतलब एक कंट्रोल सिस्टम है, हम उसे इनपुट दे रहे हैं और हमें पता हो कि हम इतना इनपुट का लेवल बढ़ाएंगे तो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट ये आएगी, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा? कंट्रोलेबल होगा। तो अगर हमारे पास हम इनपुट बढ़ा रहे हैं और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा तो ये अनकंट्रोल्ड सिस्टम है, अनकंट्रोलेबल सिस्टम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलेबल तब होता है जब हमें पता हो कि हम इनपुट की इतनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारी जो स्टेट है वो इस स्टेट पे आएंगी, हमें स्टेट का पता होगा। अब कंट्रोलेबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं? तो उसके लिए ये कॉलमैन्स टेस्ट हम करते हैं और कॉलमैन्स टेस्ट के 2 स्टेप्स हैं। कॉलमैन्स टेस्ट के जो 2 स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं कि सबसे पहले हम QC मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। QC मतलब Q एक नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स को और C यहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट है, तो इस वजह से ये C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। उसमें हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं BAB और A² और अप टू AN-1B। B क्या है? जो हमारे पास ये जो स्टेट इक्वेशन बन रही थी उसमें 2 मैट्रिसेस आ रही थी, एक A मैट्रिक्स आ रहा था, एक B मैट्रिक्स आ रहा था। तो ये AB दरअसल क्या है? मैट्रिसेस। तो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है। अब जो हमारे पास A मैट्रिक्स होता है वो उसका ऑर्डर होता है n/n, तो ये ऑर्डर हमें n की वैल्यू देगा। तो n की वैल्यू हमारे पास उधर से आ जाएगी कि 2/2 मैट्रिक्स है या 3/3 मैट्रिक्स है, तो उधर से हमें n की वैल्यू आ जाएगी। तो इन मैट्रिक्स को हम पुट करके ये QC मैट्रिक्स अचीव कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस QC मैट्रिक्स का क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो डिटर्मिनेंट अगर 0 की इक्वल आता है तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो कंट्रोलेबल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता, मतलब अदर देन 0 कोई वैल्यू आती है, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा? कंट्रोलेबल होगा। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। ये एक प्रॉब्लम गिवन है, इसमें बताया गया है कि वेरीफाई द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट इक्वेशन। ये स्टेट इक्वेशन हमें गिवन है। कंट्रोलेबिलिटी के लिए हमें सिर्फ स्टेट इक्वेशन की ज़रूरत होती है, तो स्टेट इक्वेशन हमें गिवन है, ये इस फॉर्म में हमें गिवन है। और हमने क्या करना है? इसकी कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कंट्रोलेबिलिटी के लिए हमने कॉलमैन्स टेस्ट करना है। कॉलमैन्स टेस्ट में हमने क्या करना है? QC मैट्रिक्स बनाना है। अब QC मैट्रिक्स क्या है? BAB A² और अप टू ये n-1 और तक जाएगा ये। अब A की वैल्यू हम इधर स्टेट इक्वेशन से हासिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये A गिवन है और ये B भी हमारे पास ये 1-0 वाले फॉर्म में गिवन है। अब A का जो ऑर्डर है n/n, तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? 2/2 मैट्रिक्स है, तो n हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये वाली जो QC मैट्रिक्स है ये सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगी, क्योंकि हमने n-1 तक जाना है, A की पावर n-1 तक। तो n 2 है, 2-1 1, मतलब A की पावर 1 तक जाना है। तो A की पावर 1 यहाँ पे आ रहा है BAB,
यहाँ पे a की पावर क्या है 1 है। तो हमने सिर्फ ये दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, QC मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। तो ये B A B। अब B मैट्रिक्स तो हमें पहले से गिवन है 1 0। एक इस मैट्रिक्स का एक कॉलम तो हमें B की जगह ये 1 0 लगा देंगे। A B हमने अभी फाइंड करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये A B मल्टीप्लाई होंगे, A और B दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 1 और 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 0, 1 माइनस 1 आ गया, प्लस 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये इधर प्लस साइन की, लेकिन वो 0 आ रहा है तो हमने यहाँ पे कोई टर्म नहीं लगाई। अब ये नीचे वाली रो किस तरह आएगी 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया, प्लस 0 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 आता है। तो ये -1 1 इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया ए बी। अब ये ए बी हमने फाइंड कर लिया इस QC मैट्रिक्स में, और बी हमारे पास पहले से मौजूद था, तो हम इन दोनों को इधर पुट करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को, तो हमारे पास QC मैट्रिक्स आ जाएगा। ये QC मैट्रिक्स है, इसमें वैल्यूज़ हमने B की जगह 1 0 लगा दिया और -1 1 इधर आ गया AB की जगह। तो QC मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गया। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे QC मैट्रिक्स का। मॉड जो है, ये जो दो लाइंस हैं, ये मॉड को रिप्रेजेंट करती है और मॉड डिटर्मिनेंट को कहते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 ज़ार 1 माइनस 1 0 ज़ार 0। तो यहाँ पे 1 इसका डिटर्मिनेंट आ गया QC मैट्रिक्स का। ये स्टेप 2 है कैलमन्स टेस्ट का। अब आप लोग देख रहे हैं कि QC का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आया है, वो नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये जो सिस्टम हमें गिवन है ये क्या है कंट्रोलेबल है। अगर ज़ीरो आंसर आता तो ये कंट्रोलेबल नहीं होता। अब आते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी की तरफ। तो देखते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी होती क्या है। A control system is said to be observable if it is able to determine the initial states of the control system by observing the outputs of in infinite duration of time. एक सिस्टम ऑब्जर्वेबल तब होगा जब हम इसकी आउटपुट को देख के इसके इनिशियल स्टेट्स को डिटरमाइन कर सकें। मतलब हमें आउटपुट इक्वेशन गिवन हो और हम उससे उसकी इनिशियल स्टेट्स निकाल लें, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा ऑब्जर्वेबल होगा। और ये फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर हमें कोई आउटपुट गिवन हो तो उससे हम उसकी इनिशियल स्टेट्स नहीं निकाल सकते, तो ये फाइनाइट टाइम के लिए होगा। अब इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी हम किस तरह फाइंड करते हैं कंट्रोल सिस्टम की, तो हमें उसके लिए अगेन एक कैलमन्स टेस्ट है जो उसी तरह का है जिस तरह QC हमने फाइंड किया था कंट्रोलेबिलिटी के लिए। इसमें QO फाइंड करेंगे और QO थोड़ा डिफरेंट मैट्रिक्स है QC से। फिर उसका मॉड लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और अगर वो ज़ीरो की इक्वल आता है तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। अगर ज़ीरो की इक्वल नहीं आता तो हमारे पास वो ऑब्जर्वेबल होगा। QO, ये O जो है वो ऑब्जर्वेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मैट्रिक्स से हमें ऑब्जर्वेबिलिटी का पता चलता है। ये क्या होगा C ट्रांसपोज होगा A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज। फिर उसी तरह A का जो पावर है A ट्रांसपोज का ये बढ़ता जा रहा है अप टू n-1, ये बढ़ता जा रहा है, और साथ CT वही मल्टीप्लाई हो रहा है C ट्रांसपोज। तो अगर आप लोग देखें उसका आउटपुट इक्वेशन को, तो उसमें C मैट्रिक्स हमें गिवन होता है और जो स्टेट इक्वेशन है उसमें हमें A मैट्रिक्स गिवन होता है। तो ये इन दोनों का ट्रांसपोज हम लेंगे और फिर इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास QO मैट्रिक्स आएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है और
आउटपुट इक्वेशन गिवन है, स्टेट इक्वेशन गिवन है और हमें बताया गया है कि इसको वेरीफाई करें इस सिस्टम को कि ये ऑब्जर्वेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं स्टेट इक्वेशन को और आउटपुट इक्वेशन से। तो हमें इधर से क्या मिल जाएंगे, सी और ए और बी इक्वेशन मिल जाएंगे। डी हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो ए इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स आ गया जो स्टेट इक्वेशन में है, और सी हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट इक्वेशन से आ गया। बी भी स्टेट इक्वेशन से आ गया। डी की वैल्यू आउटपुट इक्वेशन में होती है जो कि यहाँ पे 0 है। अब कैलमैन्स टेस्ट की तरफ आते हैं, तो उसकी जनरल फॉर्म जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास n क्या है, 2 है, और हमने जाना है ए ट्रांसपोज की पावर n-1। तो n-1 मतलब 2 - 1, वो 1 आ गया। तो हमने ct at ct ये इधर तक जाना है हमने। अब ct तो हमें गिवन है, ये 1 है। at और ct हमने फाइंड करना है। c तो हमें गिवन है 1 तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि कॉलम रो बन जाते हैं और रो कॉलम बन जाता है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या करना है, कॉलम्स को रोज की सूरत में लिख लें तो हमने ट्रांसपोज अचीव कर लिया, या रोज को कॉलम्स के फॉर्म में लिख लें तो हमने क्या लिख लिया, ये ट्रांसपोज अचीव कर लिया। अब सी ट्रांसपोज हमें सी मैट्रिक्स से मिलेगा, तो ये हमारे पास सी ट्रांसपोज आ गया। इस रो को हमने कॉलम में लिख लिया। ए ट्रांसपोज को हमने, ये जो रो है -2 यहाँ पे ये कॉलम में आ गया। ये इसी तरह ये वाली रो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये 1 0 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ये आएगा। ये 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो ये -2 आ गया। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो ये +1 इधर आ गया। इसी तरह ये 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो ये -2 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ तो ये 0 आ गया। तो ये -2 + 1 -1 आ गया और ये -2 + 0 -2 आ गया। तो ये हमारे पास A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय C ट्रांसपोज, ये वेक्टर हमने अचीव कर लिया। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम QO में, तो QO हमारे पास एक कॉलम CT की जगह आ जाएगा। ये CT इधर आ गया और ये AT CT यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू ये आ रही थी तो ये हमने इधर पुट कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेबल है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -2, ये -2 आ गया, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये -1 दे रहा है, और बीच में साइन क्या लगाएंगे, माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -2 + 1 = -1, और ये 0 के इक्वल नहीं है। -1 इसका डिटरमिनेंट आया है जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल सिस्टम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये ऑब्जर्वेबल है।